नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान भूख की वजह से इतना अंधा हो सकता है कि वो अपने ही घर के चिराग यानी अपने सगे बच्चों की पड़ोसियों से अदला बदली करने लगे, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन्हें मार कर अपनी भूख को मिटा सके और उसे ये एहसास ना हो कि वो अपने ही बच्चों को, अपने ही खून को खा रहा है। सुनने में ये किसी नरक की कहानी लगती है, लेकिन आज से 65 साल पहले चीन के गांवों में ये खौफनाक हकीकत थी। पर जानते हैं इस महाविनाश की शुरुआत कैसे हुई? किसी बम धमाके या कुदरती भूकंप से नहीं, बल्कि एक छोटी सी गुरैया चिड़िया के शिकार से। एक तानाशाह की एक गलत जिद ने कुदरत का एक ऐसा संतुलन बिगाड़ा कि 5 करोड़ लोग देखते ही देखते कंकाल बन गए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के उस सबसे काले और डरावने पन्ने को खोलेंगे जिसे चीन आज भी दुनिया से छुपाना चाहता है। ये कहानी है महान चीनी अकाल की, जहां इंसानियत मर चुकी थी, जिंदा थी तो सिर्फ भूख। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सफर आपकी रूह कंपा देगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई एक मेज पर रखी रिपोर्ट से। 1958 में चीन के सरकारी वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने माओ जेडोंग के सामने एक मैथमेटिकल डेटा पेश किया। माओ उस समय के सबसे तानाशाही राष्ट्रपति थे चाइना के। उन वैज्ञानिकों ने माओ को यकीन दिलाया कि एक चिड़िया यानी गोरैया साल भर में 4.5 किलो अनाज खा जाती है। सरकार ने फौरन एक हिसाब लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन की करोड़ों चिड़िया को मार दें तो हर साल इतना अनाज बचेगा जिससे 70,000 अतिरिक्त लोगों का पेट भरा जा सकेगा। माओ ने इस आंकड़े को सच मान लिया और बिना किसी रिसर्च के चिड़िया को जनता का दुश्मन, पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया। गोरैया को देशद्रोही और जनता का दुश्मन घोषित करने के बाद चीन की सरकार ने इसे किसी त्योहार या युद्ध की तरह प्रचारित किया। माओ की सरकार ने रेडियो, अखबारों और लाउड स्पीकरों के जरिए पूरे देश में ये संदेश फैलाया कि गोरैया पालना या उन्हें जिंदा छोड़ना क्रांति के खिलाफ है। सरकार ने जनता को बताया और आदेश दिए कि गोरैया अनाज की चोर है। सरकार ने प्रचार किया कि चिड़िया चीन के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। पोस्टर लगाए जाते हैं जिनमें चिड़िया को एक पूंजीवादी लुटेरे की तरह दिखाया गया और मेहनती किसानों का हक छीन लेती है। सरकार ने घोषणा की कि जो भी नागरिक सबसे ज्यादा गोरैया मारेगा उसे राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो का दर्जा दिया जाएगा। बच्चों से कहा गया कि वे मरी हुई चिड़ियों की पूंछ इकट्ठा करके लाए। जिस बच्चे की पूंछों की माला सबसे लंबी होती उसे स्कूल में मेडल दिया जाता। कर्मचारियों को काम छोड़कर गोरैया मारने के लिए छतों पर भेज दिया गया। सरकार ने गोरैया मारने के अभियान के लिए विशेष छुट्टियां तक घोषित करी। लोगों को डंडे, बर्तन, गुलैल और जहर बांटने के लिए सरकारी कैंप लगाए जाते हैं। जनता को बताया गया कि ये एक पवित्र युद्ध है और जो इसमें हिस्सा नहीं लेगा उसे सरकार का विरोधी माना जाएगा। राजधानी बीजिंग में तो सरकार ने हदें ही पार कर दी। सुबह 5 बजे सायरन बजाया जाता और हजारों सैनिक और आम लोग सड़कों पर निकल आते। उनका काम सिर्फ एक था, गोरैया को तब तक उड़ाते रहना है जब तक कि वो थकान के मारे आसमान से गिरकर मर ना जाए। यहां तक कि चीन की सरकार ने विदेशी दूतावासों जैसे कि पोलैंड को भी आदेश दिया कि उनके परिसर में अगर कोई भी चिड़िया छिपी है तो वो उसे बाहर निकाले या उसे खुद मारे। जब पोलैंड के लोगों ने मना किया तो चीनी जनता ने दूतावास को चारों तरफ से घेरकर इतना शोर मचाया कि अंदर मौजूद सारी चिड़िया मर गई। इतिहासकार बताते हैं कि कई हफ्तों तक चीन के आसमान में एक भी पक्षी नहीं दिखाई देता था। चिड़िया के खात्मे के बाद जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। सरकार को अपनी गलती का एहसास तुरंत नहीं हुआ, बल्कि तब हुआ जब चीन की धरती लाशों के ढेर में बदलने लगी। गोरैया के मरते ही कुदरत का संतुलन बिगड़ गया। गोरैया का मुख्य भोजन टिड्डे और फसल काटने वाले कीड़े थे, ना कि वो अनाज। जब शिकारी ही नहीं बचा तो टिड्डों की आबादी में लाखों गुना की बढ़ोतरी होती है। 1959 की गर्मियों में चीन के आसमान पर काले बादल छा गए। ये बादल बारिश के नहीं, अरबों भूखे टिड्डों के थे। उन्होंने देखते ही देखते लाखों एकड़ फसल को जड़ से खत्म कर दिया। यहां से कहानी और दर्दनाक शुरू होती है।
कम्युनिस्ट शासन में माओ को ना कहना मौत को दावत देना था। जब फसलें बर्बाद हो गई तो गांव के अधिकारियों ने डर के मारे रिपोर्ट में लिखा कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हुई है। अगर किसी खेत में 100 किलो अनाज हुआ तो रिपोर्ट में 1000 किलो लिखा गया। सरकार ने इस झूठे 1000 किलो के हिसाब से टैक्स मांगा। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों के पास जो भी थोड़ा बहुत अनाज उनके खाने के लिए बचा था, सरकारी सैनिकों ने वो भी छीन लिया ताकि दूसरे देशों जैसे सोवियत संघ को बेचकर हथियार और मशीनें खरीदी जा सके। किसान भूखे मर रहे थे और सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा था क्योंकि कागजों पर सब कुछ ठीक चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि जब फसलें बर्बाद होने लगी तब भी सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी। माओ को लगा कि ये कोई एक साजिश है या मौसम की खराबी है। सरकार ने किसानों को और ज्यादा मेहनत करने का दबाव बनाया, जिससे भुखमरी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब शुरू होता है दोस्तों चाइना में मौत का तांडव, जिसकी कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। जब 1959 के अंत तक अनाज के दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए तो खाने की तलाश खौफनाक होती चली गई। सबसे पहले गांवों के पालतू जानवरों, कुत्तों, बिल्लियों और चूहों को खाया गया। फिर जंगलों के सांप और मेंढक तक खत्म कर दिए गए। जब जीव जंतु खत्म हो गए तो लोगों ने पेड़ों की छाल उतारकर उसे उबालना शुरू किया। इसके बाद घास और जड़ें खानी शुरू करी। सफेद मिट्टी, जिसे चाइना के लोग देवी की मिट्टी कहते थे, भूख इतनी असहनीय थी कि लोग इस सफेद मिट्टी को खाते थे ताकि पेट उनका भरा हुआ महसूस हो। लेकिन मिट्टी शरीर के अंदर पत्थर जैसी जम जाती थी, जिससे लोगों का पेट फूल जाता और हफ्तों तड़पने के बाद उनकी मौत हो जाती। फिर शुरू होता है दोस्तों नरभक्षण का काला दौर। इतिहासकार योंग जिशेंग ने अपनी किताब टॉम स्टोन में उन सरकारी दस्तावेजों का जिक्र किया है जिन्हें चीन ने दुनिया से छुपाया था। अकाल के दौरान चीन के गांवों में जो हुआ वो कल्पना से परे था। लाशों की नीलामी होने लगी। कब्रिस्तान अब सुरक्षित नहीं थे। लोग रात के अंधेरे में ताजा दफन की गई लाशें खोदकर निकाल लेते थे। कई गांवों में लोग अपने परिवार के सदस्यों की लाशों की पहरेदारी करते थे ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले। अब शुरू होता है दोस्तों स्वैप चिल्ड्रन टू ईट। ये इस अकाल का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। लोग अपने सगे बच्चों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, इसलिए एक्सचेंजिंग चिल्ड्रन की प्रथा शुरू होती है। लोग पड़ोसी के बच्चे से अपने बच्चे की अदला बदली कर लेते थे ताकि वो उसे मार कर अपनी भूख मिटा सके। उनका मानना था कि मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता और उसे खा भी नहीं सकता, इसलिए मैंने दूसरे का बच्चा ले लिया। जब लोग अकाल से बचने के लिए शहरों की तरफ भागने लगे तो कम्युनिस्ट सरकार ने गांवों के चारों ओर हथियारबंद पहरा लगा दिया। सैनिकों को आदेश था कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दो। लोगों को अपने ही घरों में कैद होकर भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया। सबसे दर्दनाक सच ये है दोस्तों कि उस वक्त भी चीन के सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज भरा हुआ था, लेकिन माओ को अपनी इज्जत बचानी थी। वे अनाज विदेश भेजकर हथियार खरीद रहे थे और दुनिया को लगे कि चीन समृद्ध हो रहा है। भूख ने प्यार, ममता और रिश्तों को खत्म कर दिया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कई घरों में जब कोई मरता तो बाकी सदस्य रोने की बजाय इस बात पर खुश होते कि अब एक रोटी का हिस्सा बढ़ जाएगा या एक शरीर खाने को मिल जाएगा। एहसास तब हुआ जब चीन के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक जू शियानगू ने अपनी जान जोखिम में डालकर माओ को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में सबूतों के साथ दिखाया गया कि टिड्डों के हमले की इकलौती वजह गोरैया का ना होना है। 1960 तक चीन के वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ समझ चुके थे कि चिड़िया को खत्म करना उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। फसलों पर टिड्डों का हमला इतना भयानक था कि उन्हें कीटनाशकों से भी रोका नहीं जा पा रहा था। माओ, जो किसी के सामने झुकते नहीं थे, उन्हें आखिरकार अपनी जिद छोड़नी पड़ी और उन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन की लिस्ट से गोरैया का नाम हटाकर उसकी जगह खटमल को डाल दिया। लेकिन तब तक चीन के आसमान से गोरैया पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इकोलॉजिकल बैलेंस को वापस लाने के लिए चीन ने सोवियत संघ से 2.5 लाख गोरैया आयात करने का समझौता किया। इन पक्षियों को सोवियत संघ से विशेष रेलगाड़ियों के डिब्बों और पिंजरों में भरकर चीन भेजा गया।
जिस पक्षी को मारने के लिए चीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अब उसी को बचाने के लिए वे विदेशी मदद ले रहे थे। जब ये चिड़िया चीन पहुंची तो उन्होंने उन क्षेत्रों में उनको छोड़ा गया जहां टिड्डों का हमला सबसे भयानक था। जिन लोगों को पहले गौरैया मारने के लिए इनाम दिया जाता था, अब उन्हें ही उन पक्षियों की सुरक्षा करने का आदेश दिया गया। तो दोस्तों, रूस से आई उन 2.5 लाख गौरैया ने धीरे धीरे चीन के आसमान को फिर से भरना शुरू किया। टिड्डों का कहर थमा, खेतों में फिर से हरियाली लौटी और साल 1962 तक आते आते ये महान अकाल खत्म होने लगा। लेकिन सवाल ये है कि इसकी कीमत क्या थी? इसकी कीमत थी 5 करोड़ मासूम जाने। वो लोग जिन्होंने भूख की वजह से मिट्टी खाई, जिन्होंने अपने को खाया और जिन्होंने अपनों को खोया, और जिन्होंने इंसानियत का सबसे डरावना रूप देखा। आज इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी देश की बुराई करना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि प्रकृति के साथ की गई एक छोटी सी छेड़छाड़ पूरे मानव इतिहास को मिटाने की ताकत रखती है। जब सत्ता विज्ञान की आवाज को दबा देती है और जब एक इंसान का अहंकार करोड़ों लोगों की रोटी से बड़ा हो जाता है, तब ऐसे ही महाविनाश जन्म लेते हैं। चीन ने आज इस इतिहास को अपनी किताबों से मिटा दिया है, लेकिन ये 5 करोड़ चीखें आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कुदरत के मालिक नहीं हैं, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर हम उस छोटे से पक्षी या कीड़े का सम्मान नहीं कर सकते, तो कुदरत हमारा सम्मान भी नहीं करेगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज के आधुनिक युग में भी हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, या कुदरत के साथ आज भी खिलवाड़ कर रहे हैं, या हम फिर से किसी नए विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर करें, ताकि दुनिया इस दफन हो चुके इतिहास को जान सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।